नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। ट्रंप वेंस ने भारत ट्रेड डील रोकी, खुलासा हुआ। लीक ऑडियो में व्हाइट हाउस कलह सामने आई। क्रूज ने की नीतियों और टैरिफ की आलोचना। अमेरिकी रिपब्लिकन सांसद टेड क्रूज के एक लीक हुए ऑडियो ने खलबली मचा दी है। क्रूज ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन के कुछ लोगों ने भारत के साथ होने वाली एक बड़ी ट्रेड डील को रोक दिया। क्रूज ने बंद कमरों की बैठकों में दानदाताओं यानी डोनर से कहा कि वो भारत के साथ समझौता करने के लिए व्हाइट हाउस से जंग लड़ रहे थे, लेकिन उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और आर्थिक सलाहकार पीटर नवारो ने इसमें अड़ंगा डाल दिया। लीक हुए ऑडियो के अनुसार कभी कभी खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस डील को ब्लॉक किया। टेड क्रूज ने चेतावनी दी कि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकती है। इस खबर पर भारत में सरकार के आलोचकों का कहना है कि भारत की संस्थाओं के शीर्ष पर कुछ लोग ये मानते थे कि वेंस भारत की मदद करने के लिए अपनी तरफ से ज्यादा कदम उठाएंगे, क्योंकि उनकी शादी जिनसे हुई है उनका संबंध भारत से है। इसी वजह से उन्हें अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनने के बाद भारत में बहुत खास तरीके से स्वागत किया गया था। भारत ईयू कारों पर टैरिफ घटाने को तैयार, टैरिफ घटाकर 40% तक कर सकता है। इंडिया यू ट्रेड डील में 27 देशों के लिए बड़ी खबर। भारत यूरोपियन यूनियन देशों की कारों पर टैरिफ घटाकर 40% तक कर सकता है। अभी 110% टैरिफ लागू है। अमेरिका की टैरिफ धमकियों के बीच भारत की यूरोपियन यूनियन के साथ मंगलवार को ट्रेड डील होने की वाली है, जिसे मदर ऑफ द डील्स कहा जा रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार दो सूत्रों ने बताया कि भारत सरकार यूरोपियन यूनियन के 27 देशों की कारों पर टैरिफ में तत्काल कटौती करने के लिए तैयार हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि ये टैरिफ आने वाले समय में और घटाकर 10% तक कर दिया जाएगा। इस तरह यूरोपीय ऑटोमोबाइल कंपनियों जैसे फॉक्सवैगन, मर्सिडीज बेंज और बीएमडब्ल्यू के लिए इंडियन मार्केट में पहुंच आसान हो जाएगी। बता दें, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 27 जनवरी को साइन हो सकता है। रणनीतिक साझेदारी पर भारत और यूरोप एकजुट, टूटी दुनिया में सहयोग का रास्ता, बोली यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष। भारत और यूरोपीय संघ ने दुनिया को एक टूटी हुई वैश्विक स्थिति के बीच सहयोग का नया रास्ता दिखाने की बात कही है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लेन ने कहा कि भारत और यूरोप ने रणनीतिक साझेदारी, संवाद और खुलेपन को चुना है। दिल्ली दौरे की शुरुआत में यूरोपीय संघ के व्यापार आयुक्त ने बताया कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत अब अंतिम चरण के करीब है। अगर ये समझौता होता है तो दोनों पक्षों को बड़े आर्थिक फायदे मिल सकते हैं। यह शिखर बैठक ऐसे समय हो रही है जब यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच व्यापार और क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है। ऐसे माहौल में भारत ईयू की नजदीकी को एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक संदेश माना जा रहा है। उर्सुला वोन डेर लेन ने कहा है कि भारत और यूरोप दिखा रहे हैं कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भी साझेदारी और संवाद का रास्ता अपनाया जा सकता है। कनाडा ने चीन फ्री ट्रेड करने से इनकार किया। ट्रंप ने दी थी 100% टैरिफ की धमकी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने साफ कहा कि उनका देश चीन के साथ कोई मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड समझौता नहीं करेगा। यह बयान उन्होंने तब दिया जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर कनाडा ने चीन के साथ बड़ा व्यापार समझौता करता है तो अमेरिका उस पर 100% टैरिफ लगा देगा। कार्नी ने कहा कि हाल का चीन कनाडा समझौता सिर्फ कुछ उत्पादों पर टैरिफ कम करने के बारे में है, न कि एक बड़े फ्री ट्रेड डील के बारे में। भारत ने 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। ईयू अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। परेड में ऑपरेशन सिंदूर और वंदे मातरम के 150 साल रहे खास। भारत ने सोमवार को 77वां गणतंत्र दिवस मनाया। इस दिन परेड में देश की सांस्कृतिक विविधता, आर्थिक विकास और सैन्य शक्ति शानदार रूप से दिखाई गई। परेड में मिसाइल, युद्ध विमान, नई सैन्य इकाइयां और ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए हथियार भी शामिल थे। इस बार समारोह में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। दिन का मुख्य विषय वंदे मातरम के 150 वर्ष का उत्सव था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को भी परेड में खास जगह दी गई। परेड की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सलामी लेकर की। उनके साथ मुख्य अतिथि कोस्टा और वॉन डेर लेन भी परेड ग्राउंड पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, विदेशी राजदूत और सिविल सेवक भी समारोह में मौजूद रहे।
चीन तुर्की से ड्रोन और मिसाइलों से लैस हुआ पाकिस्तान, खुफिया रिपोर्ट के खुलासे से भारत की चिंता बढ़ी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान तेजी से अपने हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के आकलन के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन और तुर्की से बड़े पैमाने पर आधुनिक सैन्य उपकरण खरीदे हैं। बताया जा रहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 9 आतंकी ठिकानों, कई रडार साइट्स और 11 एयरबेस को नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद पाकिस्तान ने अपनी हवाई और सैन्य ताकत मजबूत करने की रफ्तार तेज कर दी। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने 31 मानव रहित लड़ाकू विमान खरीदे हैं। इनमें तुर्की का हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अंकिजी ड्रोन और चीन के CH-4 और CH-5 ड्रोन शामिल हैं। ये ड्रोन 6000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज तक ऑपरेशन कर सकते हैं, हवा से हवा में मान करने वाली मिसाइलें दाग सकते हैं और लेजर गाइडेड बम ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा पाकिस्तान ने कामिकाज़े ड्रोन, लूटेरिंग म्यूनिशन, एंटी ड्रोन सिस्टम, लंबी दूरी की मिसाइलें, टैंक, अटैक हेलीकॉप्टर, युद्धपोत, होवरक्राफ्ट और पनडुब्बियां भी खरीदी हैं। यह सौदा अरबों डॉलर तक बताया जा रहा है। खुफिया रिपोर्ट का मानना है ये सैन्य खरीद भारत के खिलाफ अपनी रक्षा और जवाबी क्षमता मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। दक्षिण एशिया में इससे सैन्य संतुलन को लेकर नई चिंताएं खड़ी हो गई हैं। इस खबर पर सोशल मीडिया में कहा जा रहा है कि हमें मोदी सरकार से ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो चीन को खरी खोटी सुनाएंगे या पाकिस्तान के मुद्दे पर उसे जवाबदेही ठहराएंगी। अडानी परिवार ने अमेरिकी कोर्ट में जवाब दाखिल किया। SEC के साथ समन पर बातचीत शुरू, कोर्ट से फैसला टालने की अपील की गई। अमेरिका के सिक्योरिटीज रेगुलेटर्स ने 14 महीने पहले अरबपति गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। इस हफ्ते अडानी परिवार के वकीलों ने पहली बार अमेरिकी कोर्ट में जवाब दाखिल किया। इससे संकेत मिला कि वो समन स्वीकार करने पर बातचीत करने को तैयार हैं। अडानी परिवार के वकील सुलिवन एंड क्रोमवेल LLP ने 23 जनवरी को न्यूयॉर्क की एक फेडरल कोर्ट को पत्र लिखा। इसमें कहा गया कि वो अमेरिका की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC के साथ तय करने पर चर्चा कर रहे हैं कि समन कैसे दिया जाएगा। उन्होंने कोर्ट से कहा कि बातचीत खत्म होने तक फैसला स्थगित किया जाए। पत्र में चर्चा किए जा रही शर्तों का विवरण नहीं दिया गया है। केशव मौर्य ने शंकराचार्य से फिर की अपील, बोले भगवान शंकराचार्य विरोध खत्म कर संगम में स्नान कर दें संदेश। बोले सीएम के स्तर से प्रयास किया जा रहा है, मेरे स्तर से प्रार्थना। शंकराचार्य ने 26 जनवरी को फहराया तिरंगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से शंकराचार्य को जगतगुरु और भगवान बताते हुए विरोध त्याग कर पवित्र संगम में स्नान करने की प्रार्थना की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैंने प्रार्थना की है कि भगवान शंकराचार्य से कि वो अपना विरोध को समाप्त करके पवित्र संगम में स्नान करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें। मेरी हाथ जोड़कर विनती है, प्रार्थना है, मैं फिर से उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो विरोध को त्याग कर संगम में स्नान करें, इससे एक अच्छा संदेश जाए। ऐसी मेरी पूज्य शंकराचार्य से प्रार्थना है। जो भी विरोध है उसको समाप्त करें। हम लोग उसकी जांच कराएंगे, जो भी होगा उसका समाधान निकाला जाएगा। सरकार की ओर से कोई पहल क्यों नहीं की जा रही है, इस सवाल पर उन्होंने कहा सीएम के स्तर से जो भी प्रयास किया जा रहा है वो किया जा रहा है, मेरे स्तर से प्रार्थना की जा रही है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने 26 जनवरी को शिविर के बाहर तिरंगा फहराया। इस दौरान काफी साधु संत और उनके समर्थक मौजूद रहे जिन्होंने मिलकर राष्ट्रगान गाया। बता दें कि प्रयागराज में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच हफ्ते भर से अधिक समय से विवाद जारी है। अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि पुलिस प्रशासन ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। जब तक माफी नहीं मांगी जाएगी वो संगम में स्नान नहीं करेंगे और न ही अपने शिविर में जाएंगे। इस बीच माघ मेला क्षेत्र के सेक्टर 4 में शंकराचार्य के शिविर पर 24 जनवरी की शाम कथित तौर पर हमला करने की कोशिश भी की गई। असामाजिक तत्वों ने शिविर के पास आक्रामक नारेबाजी की। इस घटना के बाद अभिमुक्तेश्वरानंद की सुरक्षा को लेकर प्रशासन के पास लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। केदारनाथ और बद्रीनाथ में गैर हिंदुओं की एंट्री पर लगी रोक। 45 मंदिरों में अब सिर्फ हिंदुओं को प्रवेश। उत्तराखंड के प्रसिद्ध धामों केदारनाथ और बद्रीनाथ समेत 45 मंदिरों में अब गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होगा। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने यह बड़ा फैसला लिया है। समिति के अध्यक्ष ने कहा कि देवभूमि की धार्मिक और सांस्कृतिक मर्यादा को बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने बताया ये एक पुरानी परंपरा रही है जिसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। जल्द ही बोर्ड की बैठक में इसका औपचारिक प्रस्ताव पास किया जाएगा। इसके अलावा राज्य में अवैध रूप से बने धार्मिक ढांचों को हटाने के सरकारी अभियान की भी सराहना की गई है, जिसके बाद कहा जा रहा है इस तर्क के हिसाब से अगला कदम धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को बचाने के नाम पर इन क्षेत्रों से निचली जातियों को बाहर रखना होगा।
मसूरी में सूफी बाबा बुल्ले शाह की तोड़ी गई मजार, हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष ने ली जिम्मेदारी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उत्तराखंड के मसूरी में असामाजिक तत्वों ने सूफी कवि बाबा बुल्ले शाह के नाम से बनी मजार तोड़ दी। जूते पहनकर मजार में घुसे लोगों ने हथौड़े से इसे तोड़ दिया। इस घटना के बाद मजार समिति ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने हरिओम, शिवाऊ और श्रद्धा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। जानकारी के मुताबिक हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष भूपेंद्र उर्फ पिंकी चौधरी ने अपने संगठन कार्यकर्ताओं द्वारा इस तोड़फोड़ की जिम्मेदारी ली है। मजार को तोड़ने की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ मजार तोड़ने 4 से 5 लोग दिखाई दे रहे हैं। पद्म पुरस्कारों में दिखा बड़ा सियासी संदेश, विपक्ष और सत्ता दोनों के नेताओं को सम्मान, चुनावी राज्यों से कई नाम, बढ़ी चर्चा। इस साल घोषित किए गए पद्म पुरस्कारों में सिर्फ कला, समाज सेवा या साहित्य नहीं, बल्कि राजनीति से जुड़े बड़े संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने अलग अलग विचारधाराओं के नेताओं को सम्मान देकर एक संतुलित संदेश देने की कोशिश की। सूची में सीपीएम के दिवंगत नेता वीएस अच्युतानंदन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता शिबू सोरेन जैसे बीजेपी के वैचारिक विरोधी भी शामिल हैं। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता भगत सिंह कोश्यारी और जनसंघ से जुड़े रहे वीके मल्होत्रा को भी सम्मान मिला है। केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे चुनावी राज्यों से बड़ी संख्या में पुरस्कार विजेता चुने गए। केरल से ही 5 पद्म विभूषण में से 3 नाम हैं। वीएस अच्युतानंदन और शिबू सोरेन को मरणोपरांत सम्मान देकर सरकार ने विपक्षी विचारधारा के नेताओं को भी मान्यता दी। केरल में प्रभाव रखने वाले वेल्लापल्ली नटेशन को पद्म भूषण दिया गया। वो एसएनडीपी योगम से जुड़े हैं और उनका प्रभाव पिछड़े हिंदू एजावा समुदाय में है। इसके अलावा हिंदी सिनेमा के दिग्गज धर्मेंद्र को भी पद्म विभूषण दिया गया है। वो पंजाब और जाट समुदाय में लोकप्रिय माने जाते हैं। इसे भी एक सामाजिक सियासी संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि चुनावी राज्यों से ज्यादा नामों का चयन और अलग अलग समुदायों को सम्मान देना आने वाले चुनावों से पहले राजनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश हो सकती है। अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड गेंदबाजों को तहस-नहस किया, 14 गेंदों में लगाया 50। भारत ने सीरीज पक्की की, युवराज ने ली चुटकी, बोले अब भी 12 गेंदों में 50 नहीं बना पाए। गुवाहाटी में भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मुकाबला शानदार रहा, जहां अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए मेहमान टीम को 8 विकेट से हराकर सीरीज में 3-0 की अपराजेय बढ़त पक्की कर दी। पिछले मैच में 0 पर आउट होने के बाद अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 14 गेंदों में अर्धशतक जड़ते हुए विरोधी गेंदबाजों को चौंका दिया। उन्होंने अपने शानदार स्ट्राइक रेट से रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन अपने गुरु युवराज सिंह का 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाए। युवराज सिंह ने 2007 के पहले T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंदों में अर्धशतक बनाया था, जो अब भी सबसे तेज T20 हाफ सेंचुरी का रिकॉर्ड है। इस बार युवराज सिंह ने अभिषेक शर्मा को हल्के फुल्के अंदाज में चिढ़ाते हुए भी उनकी शानदार पारी की तारीफ की। युवराज ने एक्स पर लिखा कि अब भी 12 गेंदों में 50 नहीं बना पाए, है ना, बढ़िया खेला, ऐसे ही जोरदार खेलते रहो। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.